टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग। एक बंदे के पास 9% शेयर्स हैं, उसने कहा मैं रजिस्टर ऑफ मीटिंग्स देखना चाहता हूँ। आप बताएं क्या वो देख सकता है? हाँ जी, एक भाई ने कहा 10% शेयर हूँ तो वो देख सकता है। मिनट्स का रजिस्टर तो पब्लिकली अवेलेबल है, हर दिन 2 घंटे के लिए आपने सारे मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करना है। जिसको कॉपी चाहिए उससे पैसे मांगेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 10% वाला रूल हो। मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, ये रजिस्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 2 घंटे के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जब आप गैप आ जाए तो आपके कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाते हैं। हमने उस वक्त मीटिंग करते करते जब चैप्टर में एंटर हुए थे सवालों में, तो आप बड़े लहक लहक के जवाब दे रहे थे। तो इधर आके ये क्या हुआ? चले, इस सवाल में कोई ऐसी वजह थी तभी तो उस दिन हमने इसको फ्लो में नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से हट के सवाल था, जो थोड़ा सा डीप डाउन छोटी सी बात उठा के लेके आ रहा है सवाल के अंदर। तो बहरहाल सवाल समझ आया? चलते हैं वापस। छठा सवाल, 26 सितंबर 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इन इट्स रिसेंट बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अ शॉर्ट टर्म लोन टू किटन लिमिटेड। बत्तखों वाली कंपनी ने बिल्लियों वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट लोन अप्रूव किया है। वन ऑफ एसोसिएटेड कंपनी है टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर विच शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टर्स ने ओके कर दिया, मेंबर्स को बुलाया है कि आप भी आओ ज़रा हम इस लोन को अप्रूव कर दें। कंपनी अपनी रिलेटेड कंपनी को लोन दे रही है, डायरेक्टर ओके कर चुके हैं, और अब किसको बुलाया है? मेंबर्स को। एनुअल जनरल मीटिंग होनी है मार्च 2021 में। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, ब्रीफली डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल टू DFL फॉर ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। DFL नामी कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं लोगों से अप्रूवल लेने की? क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर ये 50 से कम मेंबर्स वाली है तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो मीटिंग बुलाई। AGM कब होनी है? मार्च में। और 26 सितंबर 2020 को आप इस मामले पे फंसे हुए हैं। सितंबर में आप एक अप्रूवल लेना चाह रहे हैं और आपकी EGM कब होनी है? मार्च में। तो कोई और ऑप्शन है आपके पास? EOGM। तो आप EGM भी कर सकते हैं और आप रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, 50 से कम मेंबर्स होंगे तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी हो सकती है। और वैसे AGM अगर नहीं करा पा रहे हो, AGM में टाइम है तो क्या कराएं? EOGM करवा लें। बात समझ आ रही है सबको? देन इन जनरल मीटिंग ऑफ रेड कॉलर, और वो कैमरे वाले भाई आपने फोकस ज़रा ज़्यादा किया हुआ है ना, आप इतना ही सिर्फ मार्जिन रखें कि मैं और ये नज़र आए। थोड़ा और ज़्यादा जूम कर लें, क्योंकि मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग में आधा बोर्ड भी आ रहा था बीच में। ठीक है, हाँ। तो बस अब इसमें मतलब सवालों के अंदर फ्रेम थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें, क्योंकि ये बारीक लिखा होता है ना, तो ऑनलाइन वाले यूज़र को थोड़ा सा और ज़्यादा वाजे होकर नज़र आ जाए। इन जनरल मीटिंग ऑफ RCL, while discussing one of agenda item, 2 of the members Yasmin and Yamin want to demand a poll। एक एजेंडा था जिस पे 2 मेंबर यास्मीन और यामीन पोल डिमांड करना चाहते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द चेयरमैन वेदर दे आर एलिजिबल टू डिमांड पोल। बताओ यास्मीन और यामीन क्या इस काबिल हैं कि पोल डिमांड कर सकें? अगर इनके पास मिला के 10% हैं तो ये इस काबिल हैं कि ये पोल डिमांड कर सकते हैं। ऑल्सो डिस्कस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग पोल इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पोल का क्या प्रोसेस होता है? वोटिंग पावर होगी, बुलाएंगे और फिर एंड पे जो रिजल्ट है वो चेयरमैन अनाउंस करेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव साथ खड़े होकर उसकी स्क्रूटनी कर सकता है। वाजिब। एक्सटर्नल जनरल मीटिंग डॉल्फिन लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडरी Sardines Guarantee Limited, a public unlisted company have been scheduled to be held on same day 13 सितंबर at 9 AM and 2 PM। एक कंपनी है डॉल्फिन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, और एक उसकी सब्सिडरी है एक अनलिस्टेड कंपनी। दोनों की मीटिंग 13 सितंबर को होनी है, एक की सुबह 9 बजे और एक की 2 बजे। कौन सी जगह? इस्लामाबाद। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई द कोरम रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द कंपनीज इन अबव सिचुएशन। अब डॉल्फिन और वो एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी हैं या नहीं है, वो इस्लामाबाद में हैं या गजुमता में है?
सवाल ये है कि एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी का आपने कोरम बताना है, ठीक है। तो वही 10 बंदे 25% वोटिंग पावर लिस्टेड में, 2 बंदे 25% वोटिंग पावर बाकियों में, आधा घंटा नहीं मौजूद तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा। 6 नंबर के लिए कोरम की सारी बातें लिखने के बाद ऊपर 3 लाइनें जो छोड़ी थी उसमें लिखें फॉलोइंग इज द कोरम रिक्वायरमेंट फॉर बोथ द कंपनीज। एक कंपनी का नाम लिखा, ब्रैकेट में लिस्टेड लिख दिया, अगली का नाम लिखा, ब्रैकेट में अनलिस्टेड लिख दिया, और नीचे लिस्टेड अनलिस्टेड से पूरा कोरम का सेक्शन लिख दिया। हमें अभी तक ना प्रॉपर लॉजिकल सवाल एक आध ही मिला है, बाकी सीधे सीधे से पॉइंट्स पूछे हुए। नहीं जी, सवाल आ गया। सवाल शुरू होता है यहाँ से। वॉलेट लिमिटेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला इन्हें 1 अगस्त 2021 को। मैनेजमेंट ने डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रार को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के दिए हैं और उन्होंने कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट दिया है 1 अक्टूबर 2021 को। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मिला है 1 अगस्त 2021 और 1 अक्टूबर को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये दोनों डेट जब दी हुई होती हैं तो जहन में कैलकुलेशन आनी शुरू हो जाती है, 6 महीने और 9 महीने वाली। अच्छा, अब देखते हैं इन दोनों में 3 महीने से बड़ा फ़र्क या छोटा फ़र्क तो नहीं। 1 अगस्त के बाद क्या आता है? 1 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर के 6 महीने और अगस्त के 9 महीने में से अक्टूबर के 6 महीने जल्दी आ जाएंगे। मोटी मोटी कैलकुलेशन समझ आई? इसका मतलब हमें गिनती कौन सी करनी चाहिए अगर पूछी? यहाँ से 180 दिन। सवाल देखते हैं। VL started its business operation with effect from 15 अक्टूबर 2021. However, it was revealed in very first month of its commercial production that main product is not meeting the specified standard. पहले महीने पता लग गया कि आपकी मेन प्रोडक्ट चल ही नहीं रही। After engaging experts and making modification in production process, VL resumed its production activity on 25 नवंबर 2021. सारा कुछ करते करते उनको 25 नवंबर आ गई। फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया है 30 सितंबर को। बहुत ही पेचीदा सा मामला है। सर्टिफिकेट मिला है 1 अगस्त को, कमेंसमेंट का मिला है 1 अक्टूबर को, और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करते हैं? 30 सितंबर को। तो जब 1 अक्टूबर को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला होगा तो 30 सितंबर तो गुजर गई होगी। इसका मतलब आप अगले साल 30 सितंबर को ये ईयर एंड क्लोज करेंगे। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द पीरियड विद इन विच VL इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। VL को अपनी स्ट्रेटजी मीटिंग कब तक करा लेनी चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 डेज। लेटर ऑफ, आप पहले लिखेंगे लेटर ऑफ फलाना एंड फलाना, उसके 9 महीने कहेंगे फलाना जगह काउंट हो रहे हैं, फिर इसके 180 दिन काउंट करेंगे। करें 180 दिन काउंट। अगर पहली AGM पहले करा लें तो भी बात बन सकती है। अभी देखते हैं, शायद उसमें भी कोई मामला हो। फिलहाल कमेंसमेंट के दिन, कमेंसमेंट से काउंट करें 180 दिन। अक्टूबर 31 का होता है, तो जब हम 1 नवंबर पे जाएंगे तो 31 दिन हो चुके होंगे। जब 1 दिसंबर पे जाएंगे 61 डेज हो चुके होंगे। जब 1 जनवरी पे जाएंगे 92 हो चुके होंगे। जब 1 फरवरी पे जाएंगे, हाँ जी, 123 दिन हो चुके होंगे। फिर मज़ीद 1 फरवरी पे जाएं और 1 मार्च पे। अब सवाल है कि कितने दिन ऐड करने हैं? 28 या 29? 2022 4 पे डिवाइड होता है? सोच लें, नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। 28 दिन और ऐड कर दें, फरवरी पूरे के 28 दिन ऐड कर दें। हमारे अभी तक कितने दिन हुए थे? 123। इसमें 28 और ऐड कर दें, 151 तक पहुंच गए। अब हमारे पास कितने दिन बच गए? 29। तो 29 मार्च डेडलाइन आ गई, तो हम वो कैलकुलेट करके बता दें। कंटेंट्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो जो बातें हैं वो आपने बता देनी है। शेयर से कितने पैसे आए, अलॉटमेंट कितनी हुई, फिर उससे रिलेटेड जो ऑडिटर का सर्टिफिकेट है वो। कैन VL अवॉइड होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग ड्यू टू एनी रीज़न इंक्लूडिंग प्रोडक्शन इश्यूज एज फेस बाय। उनको प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो स्टैट्यूटरी मीटिंग अपनी अवॉइड कर सकते हैं? प्रोडक्शन की वजह से नहीं कर सकते। भाई ने एक रीज़न कही थी जिस वजह से अवॉइड कर सकते हैं, अगर AGM पहले करानी पड़ रही हो।
तो 30 सितंबर पे कंपनी अपना ईयर एंड बंद कर रही है। अगर कंपनी पहली एजीएम इसी टाइम लिमिट में करा ले, हो सकता है 30 सितंबर पे ईयर एंड कर रहे हो 2 ही महीने बाद और 5वें महीने में मीटिंग भी कराते हैं। तो अगर पहली एजीएम पहले करा ली इन्होंने तो फिर क्या होगा, पिस्टैची मीटिंग अवॉइड हो सकती है। क्लियर है सवाल? दूसरा बड़ा सवाल है, इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले पहला सवाल पढ़ लेते हैं। वो कौन सा छोटा है? DCL was incorporated on 1st July 2021 as an unlisted company and all the 7 subscribers were appointed as DCL director। एक कंपनी है, उसके 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों सब्सक्राइबर डायरेक्टर बन गए। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। 8 सितंबर 2022 को एक अर्जेंट मीटिंग ऑफ DCL बोर्ड वाज हेल्ड टू डिस्कस द फायर अकर्ड इन द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में फायर लगी थी, उसको डिस्कस किया। अमंग अदर मैटर चीफ एग्जीक्यूटिव आल्सो इन्फॉर्म द बोर्ड दैट all financial records were lost and data from backup server has not been restored. He further informed that IT team is confident that they will restore the data by next week। उन्होंने कहा सब कुछ उड़ गया है, बैकअप हमारे आउट हो गए हैं, लेकिन IT वाले अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको डाटा रिकवर करके दे देंगे। कब बताया ये? 8 सितंबर 2022 को। कंपनी कब बनी है? 1 जुलाई 2021 को। ओके। द ऑडिट ऑफ DCL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून इज येट टू बी कंप्लीटेड। अभी ऑडिट कंप्लीट होना है एंड ड्यू टू दिस फायर इंसिडेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट बिफोर 15 दिसंबर 2022। इस आग की वजह से 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले ऑडिट कंप्लीट नहीं होता लग रहा, तो एनुअल जनरल मीटिंग भी 22 अक्टूबर को नहीं हो सकेगी। कुछ मसले हैं, आग लग गई है, कुछ डाटा का मसला है, फिर वो कह रहे हैं कि हमारी AGM भी टाइम पे नहीं हो सके शायद। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DCL डायरेक्टर इन गिवन सिनेरियो। गिवन सिनेरियो में बताएं बेचारे DCL के डायरेक्टर्स क्या करें। पहले देखें पहली AGM होनी कब थी, कब बनी है कंपनी? 1 जुलाई 2021 को। 16 महीने तक इजाज़त होती है, तो 1 जुलाई 2021 से दोबारा 1 जुलाई 2022 तक आएंगे तो 12 महीने गुजर चुके होंगे। 4 और काउंट करने हैं। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 नवंबर तक हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जनरल मीटिंग हमने प्लान की थी 22 अक्टूबर को, वो नहीं हो सकेगी क्योंकि गड़बड़ आ गई है। ऊपर वाले वो कह रहे हैं हफ्ते तक गड़बड़ ठीक हो सकती है। तो अगर हम 1 नवंबर तक मीटिंग करा लें फिर तो हमें टेंशन नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या हम 1 नवंबर तक मीटिंग करा सकते हैं। अगर नहीं करा पाए तो फिर देखेंगे कि हम एक्सटेंशन की तरफ जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग पहली AGM में एक्सटेंशन नहीं मिलती, वो जो 30 दिन की एक्सटेंशन है वो सब्सिक्वेंट AGM में है। तो अब जिम्मेदारी इनकी ये है कि जल्दी जल्दी से रिस्टोर करें और सारे प्लान को अपना पक्का करें ताकि एनुअल जनरल मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 1 हफ्ता डिले हो, उससे आगे ना जाए, ताकि 1 नवंबर तक हमारी AGM हो सके। तो फिर AGM की हमने पहले टाइमलाइन बतानी है, फिर कहना है कि उसमें एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, फर्स्ट AGM है, फिर बता देना ये आग वाला इशू, फिर बता देना IT वाले हफ्ते की रिस्टोर का कह रहे हैं। तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि सही से काम करके किसी तरह से रिस्टोर कर लें। जी, अब उन्होंने क्या कहा कि 15 दिसंबर से पहले पहले ऑडिट पूरा नहीं हो सकता। अब जब ऑडिट पूरा नहीं हो सकता तो फिर ऑडिटर की रिपोर्ट कहाँ से आएगी? फंस गए। साल में एक दफ़ा AGM होना, लेकिन वो ये पहला है, कंपनी अभी बनी है, पहले में हमारे पास गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश भी 1 नवंबर तक की है ना, क्या करें? AGM पे अकाउंट्स की अप्रूवल भी होनी चाहिए। तो हम कहें जी 30 दिन की हमारे पास एक्सटेंशन की वो है गुंजाइश, लेकिन वो सब्सीक्वेंट वाले में है। अगर मिल भी जाए फिर भी वो 15 दिसंबर, अगर मिल भी जाएगा कम नवंबर से आगे, कम हाँ, नवंबर से 15 फिर भी तो फिर 2 AGM करा लें, थोड़ा सा पहले एक AGM करा लें, उसमें मोटे मोटे काम कर लें, और अगली दफ़ा फंस गए, पेचीदा हो गया मामला। तो इसका मतलब है फिर हम भूल जाएं कि एक्सटेंशन वाली रिक्वायरमेंट कौन सी AGM पे होती है, कौन सी AGM पे नहीं होती, हम वो करवा लें। ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक है, स्टेज मीटिंग करा लें पहले।
8 सितंबर 2022 को हम स्ट्रेच मीटिंग में नहीं करा सकते ऑडिट। तो अब जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ऑडिटर से कहेंगे खुदा का खौफ करो, हम आपको डाटा रिस्टोर करके दे रहे हैं, हमारे डाटा में सिर्फ 1 हफ्ते की गफलत आई है, तो आप अपने ऑपरेशंस को बेहतर करके कोशिश करें कि उनको सारा डाटा, सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल करें, ताकि वो टाइमली आपको करके दें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 नवंबर तक आप जो है वो AGM को खींच सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। वो कोई मसला नहीं, अगर एक AGM टाइम पे नहीं हो पा रही तो आपको जुर्माने पड़ेंगे, लेकिन वाइंडिंग अप तब होगी जब 2 लगातार AGM टाइम पे नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं? तो काफ़ी तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आप कहें ठीक है जी हम होने दें, जो मसला हो गया, अब क्या किया जा सकता है। एक ये है कि आप कहें कि हम अपने प्रोसीजर्स को थोड़ा सा बेहतर कर लें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है वो सोल्यूशन की तरफ आ सके। एक तरीका ये है कि आप कहते हैं जी हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं 30 डेज़ की। अब एक्सटेंशन फर्स्ट AGM पे नहीं होती, लेकिन सवाल लिखने वाला हो सकता है जज्बाती हो गया हो कि चलो वो बच्चे शायद 30 दिन के एक्सटेंशन का रूल लिख दें। यहाँ एक भाई पहुँचे जवाब पे, क्या कह रहा है जवाब? यही कह रहा है आपने जो कहा, मतलब AGM को मतलब कि 30 दिन का एक्सटेंशन लें, लेकिन वो कह रहा है कि उस एक्सटेंशन में भी हमें 30 नवंबर तक सारा करना है। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया जी 30 दिन की आप एक्सटेंशन ले लें, जो कि वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन चूंकि अब सवाल में और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो हम कहते हैं जी लॉ ने 30 दिन की एक्सटेंशन बताई भी है, 30 दिन की एक्सटेंशन ले लें। 1 नवंबर बन रही थी डेट, तो अब कहाँ तक जाएगी? 1 दिसंबर तक। तो 1 दिसंबर तक हमारे सारे काम फिर हो जाने चाहिए। क्या चीज़? हाँ, अब अगेन चूँकि इस वक्त सवाल उन्होंने ये पूछा है कि ये वाला मामला हो गया, अब हमें बताओ कि क्या ज़िम्मेदारी है। इसमें भी इन्होंने हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, ये नहीं बताया कि इस AGM में हमने क्या क्या करना है। नॉर्मली AGM में 4 काम हो रहे होते हैं। कौन से 4 काम? अकाउंट्स की अप्रूवल, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का इलेक्शन और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो वो सारे काम ही डिले हो जाएंगे और आप 30 डेज़ की एक्सटेंशन ले लें। आप कहें इससे ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं है। क्लियर? चलें जी, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आवाम को शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि इस सवाल को डिस्कस होने के बाद छुट्टी मिलेगी। वाजिबा किन्नू लिमिटेड, Kino Limited was incorporated on 9 September 2017 with a paid up capital of 2 million divided into 200,000 ordinary shares of ₹10 each। 2 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। डायरेक्टर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है 10 सितंबर 2022 को 10 AM पे, ताकि कंपनी को वाइंड अप करने की रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दे। अब आपको वाइंडिंग अप के बारे में भी पता है, ये चैप्टर भी आपने पढ़ा हुआ है, मज़ा आएगा। शेयर होल्डर और उनके शेयर्स कितने कहते हैं? अनस के पास 20,000 शेयर हैं, बाबर के पास 30,000 हैं, दिलावर के पास 40,000 हैं, ईसा के पास 50,000 हैं, फ़ायज़ा के पास या फ़िज़ा के पास 60,000 है। बड़ा ही ज़बरदस्त 20, 30, 40, 50, 60, ये टोटल कितना है? 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90, 50, 1, 40 और 60, 2 लाख पूरा। इसका मतलब है गिनती के 5 शेयर होल्डर्स हैं। ये कौन सी कंपनी है भला? किनो लिमिटेड। लिस्टेड उन्होंने नहीं बताया, तो हम इसको खुद ही इसे लिस्टेड ना तस्वर करें। 5 मेंबर्स और 5 मेंबर्स के पास ये शेयर्स हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अनस, दिलावर एंड ईसा वुड नॉट बी एबल टू अटेंड EOGM। बहुत अच्छी बात है। अनस गायब हो जाएगा, दिलावर गायब हो जाएगा, ईसा गायब हो जाएगा, तो रह जाएगा बाबर और फ़िज़ा या फ़ायज़ा। तो बाबर और फ़ायज़ा के पास मिला के 90,000 शेयर्स होंगे। However, 8 सितंबर 2022 को 11 बजे ईसा ने एक प्रॉक्सी जमा करा दी सेक्रेटरी के पास बाबर की फेवर में। ईसा ने अपने शेयर उठा के दे दिए बाबर को। कब दिए? 11 बजे। कौन सी सितंबर को? 8 सितंबर को। मीटिंग किस दिन है? 10 सितंबर को। कितने बजे है? 10 बजे है। कोई गड़बड़? सही है प्रॉक्सी? 10 तारीख को मीटिंग है, 10 AM पे मीटिंग है, तो 2 दिन पहले 8 तारीख को 10 AM से पीछे पीछे आना चाहिए। इसने कब जमा कराया? हम कहेंगे भाईजान आपका प्रॉक्सी तो हो गया फारिग। तो वो जो ईसा ने उसको अपने शेयर देने की कोशिश की थी वो तो ख़त्म हो गए। ईसा, दिलावर और अनस माइनस हो गए। अच्छा, और कुछ हुआ है?
ईसा और बाबर वुड कास्ट वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ईसा और बाबर का इरादा है कि वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करेंगे। ईसा के पास 50,000 है, बाबर के पास 30,000। इसने बेचारे ने अपने वोट कैंसिल करने का कहा, लेकिन इसके तो वोट पहुंचे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बाबर चाहता है रेजोल्यूशन ना हो और फायजा चाहती होगी रेजोल्यूशन पास हो। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अबव एक्सपेक्टेड मैटर्स ऑन EUGM and resolution to be passed assume that KL's articles of association state that it shall operate only for 5 years। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी 5 साल के लिए बनी है खाली, और 2017 में ये बने हैं और 2022 में ये सोच रहे हैं, तो अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि हम बने ही 5 साल के लिए हैं, जब आर्टिकल्स में एक टाइम लिखा हुआ होता है और आप वाइंड अप की तरफ जाना चाहते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी होती है? अगर आर्टिकल्स में पहले से लिखा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होती है, और ना लिखा हुआ तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आप 5 साल के लिए हैं, तो आप कहेंगे पर आर्टिकल्स में अगर लिखा है तो 5 साल पूरे होने पे सिर्फ एक सादा रेजोल्यूशन पास होगी और कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अब सादा रेजोल्यूशन में 2 बंदे हैं, बाबर और फिज़ा। फिज़ा चाहती है कि हो जाए और बाबर चाहता है कि ना हो। तो फिज़ा के पास 60,000 आउट ऑफ 90,000, 2/3 मेजॉरिटी है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितनी चाहिए? 50%। ये रेजोल्यूशन अप्रूव करवा देगी। और वो जो ईसा ने अपने शेयर भेज दिए थे बाबर को, वो तो पहुंचे ही नहीं, प्रॉक्सी जमा ही गलत हुआ था। अच्छा, आर्टिकल इज साइलेंट विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। आर्टिकल साइलेंट है, फिर क्या होगा? फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% मेजॉरिटी से पास होगी, और फिज़ा या फायजा के पास इस टाइम पे 66.66% शेयर होल्डिंग है, 75%। आपने नोट किया कि जो लोग मीटिंग में आए हम उनको 100% काउंट कर रहे हैं उनकी वोटिंग पावर के हिसाब से। तो दिस क्वेश्चन वाज अ मिक्स ऑफ ये एंड वाइंडिंग अप। आपको याद होगा मैंने वाइंडिंग अप में कहा था कि वाइंडिंग अप के सवाल यहाँ हैं, लेकिन वाइंडिंग अप का एक सवाल मिक्स हुआ हुआ किसी और जगह पे है। तो ये मीटिंग और वाइंडिंग अप का मिक्स करके इन्होंने सवाल पूछा था। वाइंडिंग अप वाली बातें भी बताएंगे और जो यहाँ वाली बातें भी बताएंगे कि यूजीएम होगी उसके लिए बुलाएंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, और ये वाली कि इसका जो प्रॉक्सी था वो प्रॉक्सी भी इनवैलिड हो जाएगा, प्रॉक्सी कास्ट नहीं हो सकेगा।